तो ये सारे थ्योरम्स हो गए हैं जिसमें हमने ये देखा था कि किसी सर्किल के अंदर कोई आर्क है तो उस आर्क से उसके सेंटर पे जो एंगल बनती है और उसी सेम आर्क से उसके उस आर्क से बाहर पहली कंडीशन है जितना एरिया सर्किल का सरकमफेरेंस का जितना लेंथ बचती है। जैसे यहाँ से लेके ये जैसे ये आपका आर्क है, ये ए बी आर्क हुआ, ए बी आर्क हुआ और ये आपका उसे बाहर का एरिया हुआ। ठीक है, ये तो इसको ऐसे समझाता हूँ। ये हमारा ए बी आर्क हुआ। ठीक, हमने देखा कि इससे सेंटर पे जो एंगल बनता है ये, तो ये क्या होता है, जस्ट डबल होता है सेम इसी आर्क से आउटसाइड द आर्क। आउटसाइड द आर्क मतलब क्या हुआ कि ए से लेके बी तक जो आर्क एरिया है, लेंथ है, इस पे वो एंगल ना बने। इसके अलावा ये आउटसाइड वाला जो पोर्शन आपका है वो ये वाला होता है। इस पे अगर कोई भी एंगल उसी आर्क से बनेगा तो वो इस एंगल का जस्ट हाफ होगा। ठीक है, देखो जैसे ये देखो ये एंगल बना ए एफ बी, एंगल ए एफ बी। ठीक है, फिर कौन सा देखो, एंगल ए एफ बी का बेस क्या है, ए बी ही है। फिर ये वाला देखो एंगल जो बनता है ए बी, तो इसका हाफ ही होगा। अगर ये मान लो आपका सपोज दैट 2x है तो ये कितने हो जाएंगे, x हो जाएंगे। ठीक है ना, बहुत सारे बना सकते हो। ये भी देखो ये भी x ही होगा। बस ये है कि उसका जो बेस होना चाहिए, ये जो एक ट्राइंगल टाइप का बन रहा है, ठीक है, तो ये उसका ए भी x ही होगा। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ करके भी देख लिया है। ठीक है, तो इससे दो रिजल्ट निकलते हैं। एक तो ये होता है कि अगर आर्क सेम हो, ठीक है, ये आर्क ए बी है तो इससे एक कॉर्ड भी बनेगा, है कि नहीं। तो इस कॉर्ड को, जो ए बी कॉर्ड है, उसको हम बेस सपोज कर सकते हैं। तो देखोगे इस बेस पे जितने भी ट्राइंगल बनाओगे, ये बना, फिर देखो ये ट्राइंगल बना, ठीक, फिर यहाँ से लेके देखोगे ये ट्राइंगल बना। तो जितने भी ट्राइंगल बनेंगे उनका जो ये वाला एंगल होगा वर्टिक्स, एक वर्टेक्स रहेगा, उसका एंगल देखोगे इक्वल रहेगा। ये भी एक रिजल्ट है, ध्यान देना। आगे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह होता है तो उसमें जब क्वेश्चंस आते हैं सर्किल बेस्ड, तो उसमें ऐसे ही बना के दे देगा। ठीक है, तो आपको अगर ये बेसिक चीज पता रहेगी ना कि ये दोनों अगर इनके बेस, ये आपका बेस ए बी हो गया, तो अगर इक्वल है तो एंगल जो है सर्किल के, जो सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट पे उससे बनेगा, ठीक है, वो इक्वल ही होगा। ठीक है ना, ये जरूरी है। बेसिकली देखो वहां आपको ऐसे दिखेगा, ये हुआ, ये बी हुआ, और आर्क आपका कौन सा है, आर्क ए हुआ। कौन सा, माइनर आर्क ए बी। ठीक है, अब यहाँ कहीं सेंटर होगा तो ये वाला थ्योरम तो हमने पढ़ा है कि चलो ठीक है, ये जो एंगल हुआ, मान लो ये एंगल आपका, सपोज कर लो कि 60 हुआ। अब इससे जो एंगल इधर बनेंगे, तो ये सारे एंगल आपके क्या होंगे, जस्ट इसके हाफ हो जाएंगे, 30 डिग्री हो जाएंगे। और बनाओ, 30 डिग्री, 30 डिग्री, ये उसी पे सपोज करो है, ये भी 30 हो जाएगा। तो कहने मतलब देखो ए बी, ये सी, डी, ई, एफ,
तो देखोगे एंगल जो आपका ए एफ बी है, एंगल ए ई बी, एंगल ए डी बी, एंगल ए सी बी, ये सब इक्वल होंगे। मान लो यहाँ पे एक पर्टिकुलर केस के लिए 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। और ये सारे क्या बना रहे हैं, ए एफ बी एक ट्राइंगल ही है, ए बी एक ट्राइंगल है, ए डी बी भी ट्राइंगल है, ए सी बी भी ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल का जो ये आपका वर्टिक्स है वो सारे सारे इक्वल होते हैं कब, जब आपका ये जो बेस होता है, बेस हमारा अगर सेम है तो, ठीक है। बेस चेंज हो जाएगा तो एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है। सपोज दैट यहीं पे हल्का सा केवल चेंज हो जाए, ऐसे हो जाए, तो इससे जो एंगल बनेगा, तो इसको ऐसे मत देखना कि ये अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर पे अलग एंगल बनाएगा। तो जो भी एंगल ये बनाएगा उस एंगल का हाफ ये होगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। उसी से रिलेटेड एक और है ये, अभी तक हम लोग जो देखते आ रहे थे कि एक बार आइडिया ले लो कि कोई सर्किल है, ये सर्किल था, हम उसमें एक आर्क ए बी लेते थे, तो ए बी हो गया, ये सेंटर हो गया, उससे इस पे एंगल बनता था। तो जो ए बी का ये वाला एरिया होता था, इसे हम बोलते थे माइनर आर्क, ठीक। और जो हमारा ये यहाँ से लेके ये वाला एरिया लेंथ होती थी, तो उसे हम क्या बोलते थे, ये वाला मेजर आर्क। तो देखना एक चीज ध्यान से अगर देखोगे, माइनर आर्क और मेजर आर्क का जो एक डिफरेंस है वो कब तक रहेगा। सपोज करो बी को थोड़ा इधर शिफ्ट कर दो, ए को इधर शिफ्ट कर दो, तो अभी अपना जो आर्क हो जाएगा माइनर ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे और शिफ्ट करो, इधर ए को इधर और बी को इधर शिफ्ट करो, करते करते ये कंडीशन ऐसी आएगी कि ये ए बी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक, जो कि सेंटर से पास होता है। तो इसके पहले वाली वीडियो जो मैंने ये बताया कि जब ये सिचुएशन आती है कि ए बी एक स्ट्रेट लाइन हो जाए, ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, ए बी डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, डायमीटर। लेकिन कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे वही रहने वाला है, जैसे यहाँ पे देखो इसके पास में ए यहाँ आया आपका, अभी यहाँ आया मान लो, तो यहाँ पे भी एक एंगल, कोई न कोई एंगल बना रहा होगा, जैसे यहाँ दिखाता हूँ मैं, ये ए बी देखो अपना ये डायमीटर वाला हिस्सा है, ये डायमीटर दिख रहा है, ठीक है, डायमीटर बन गया। तो यहाँ पे ए जो आर्क होगा और ये जो आर्क होगा ये इक्वल होगा, ठीक। क्यों, क्योंकि मैंने उसमें उन सारी वीडियो में बताया था कि डायमीटर के केस में क्या होता है कि डायमीटर जो होती है सर्किल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आर्क की लेंथ ए रहेगी वही आर्क की लेंथ ए भी रहेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि डायमीटर के केस में एक पॉइंट क्लियर हो गया। और डायमीटर के बारे में मैंने ये भी बताया था कि डायमीटर अपने आप में एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, और लाइन ऑफ सिमेट्री का क्वालिटी क्या होता है कि जो किसी शेप को 2 इक्वल पार्ट्स में या सुपर इम्पोजेबल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखना कि यहाँ पे आप माइनर आर्क या मेजर आर्क जैसा कुछ नहीं बोल पाओगे, क्योंकि ये आर्क जो है आपका, ये वाली आर्क जो है,
इस वाले आर्क के इक्वल हो गया, ठीक है ना। ये चीज यही मैं थोड़ा बताना चाह रहा था ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखो यहाँ पे भी तो चाहे जो भी लो, अगर आप इधर से देख रहे हो, ठीक है, तो जो ये इधर से ये भी बनेगा, ये जो ये भी बनेगा, ये भी तो एंगल सबटेंड करेगा। देखो यहाँ से स्ट्रेट लाइन मिला, यहाँ से स्ट्रेट लाइन मिला यहाँ, तो कितना एंगल बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है क्योंकि ये डायमीटर फॉर्म कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितनी होती है, 180 डिग्री। अगर आप इधर से देख रहे हो, यार का आपने ए बी ए वाला ले लिया, अगर ये वाला आप ले रहे हो तो यहाँ कौन सा एंगल बनाएगा, क्योंकि इसको यहाँ सेंटर पे मिलाया, यहाँ से इसको सेंटर पे मिलाया, तो कितना बन रहा है, 180 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक। चलो हम मान लेते हैं कि हम इस वाले आर्क को ले रहे हैं, इस आर्क से ए बी का जो ये आर्क है, इधर से सेंटर पे तो 180 डिग्री बन रहा है। देखो सरकमफेरेंस पे, सर्किल के सरकमफेरेंस पे कितना एंगल बना रहा है, तो ऐसे खींचना पड़ेगा, ये खींचा, ये खींचा, या कुछ भी हो सकता है, जितना चाहो उतना खींच सकते हो ये, ठीक है ना। बशर्ते कंडीशन यही है कि ये जो ये पॉइंट है, ये अगर इस ए बी इस वाले आर्क के सापेक्ष ये बना रहे हो, तो ये पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं नहीं लेना है, इस आर्क से बाहर, इस जो आपका अदर हाफ है उस पर लेना है, और वो सरकमफेरेंस वो पॉइंट होना चाहिए, ठीक। तो एंगल क्या हो जाएगा, ये जस्ट हाफ होता है तो 90 डिग्री हो जाएगा, सारे सारे 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है ना। उसी थ्योरम का यूज करते हुए ये हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको इरेज करते हैं सर। अब मान लो आप इधर से देख रहे हो, ठीक है, और आर्क आपने ए बी ए वाला ले लिया, ठीक, ये वाला आर्क लिया, तो एंगल उधर से देखोगे तो ये ए वाला आर्क कितना बनाएगा, यहाँ से सेंटर पे मिलाओ, यहाँ से सेंटर पे मिलाओ, और ये कितना हो गया, 180 डिग्री। कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि हमने जो आर्क लिया है, ठीक है, वो जो है डायमीटर को लेते हुए उससे जो कॉर्ड बन रही है वो डायमीटर हो रही है, और कॉर्ड आपको मैं बताया था कि जो डायमीटर होता है किसी सर्किल का, वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, ठीक है, तो 180 डिग्री हुआ। अब इससे इसके सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट मिलाओ, तो ये कितना हो जाएगा, 180/2, 90, या फिर कहीं भी खींचो, बस ये पॉइंट यहीं पे आनी चाहिए, तो ये भी 90 हो जाएगा, यहाँ खींचो तो ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चाहे ये अपर वाला पार्ट लो, उसके सापेक्ष, या फिर नीचे वाला जो पार्ट लो उसके सापेक्ष, दोनों केस में सिचुएशन वही होती है, बस हमें ये देखना होता है कि हम जो आर्क ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, क्योंकि दोनों आर्क की लेंथ इक्वल ही है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं। अब देखो इसको इसको आप दूसरे तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हो, इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अगर कोई आपने सेमी सर्किल ली, और सेमी सर्किल का मतलब क्या हुआ है कि हाफ ऑफ द सर्किल, ठीक है। इसको ऐसे बोल सकते हो कि अगर मान लो ये आपका हाफ हाफ सर्किल है, और उसमें आप कोई भी ट्रायंगल बनाओगे तो 90 डिग्री होगा, तो क्या बनेगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इस इस कोरोलरी को ऐसे भी तो आप ले सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो सेमी सर्कल में कोई एक ट्रायंगल बनाओगे और उसका बेस अगर डायमीटर दिया, बेस उसका दिया, ठीक है। तो और उसका अगर वर्टेक्स जो है सेमी सर्कल के सर्कमफेरेंस रहता है तो राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। इसको कई तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसको पहले भी बाद में करेंगे। एक्सरसाइज वगैरह बाद में देखा जाएगा। अभी हम देखते हैं कॉन्साइक्लिसिटी ऑफ पॉइंट्स। कॉन्साइक्लिसिटी ऑफ द पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि अगर मान लो ग्रुप ऑफ पॉइंट है, अभी तक हमने पढ़ा है कि अगर 3 पॉइंट्स हैं, कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं, क्योंकि कोलिनियर हो जाएंगे तो एक लाइन में हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 नॉन कोलिनियर जो पॉइंट होते हैं, ठीक है, तो उनसे एक यूनिक सर्किल हम ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कॉन्साइक्लिसिटी में क्या होता है कि हमें 4 पॉइंट होते हैं, ठीक है। अगर ये चारों पॉइंट किसी सर्कल पे आते हैं तो हम उन्हें कॉन्साइक्लिक बोलते हैं, ठीक है। ए लाइन थ्योरम क्या है? इफ ए लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग 2 पॉइंट ए बी सबटेंड इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट सी डी देन लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी देन द 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्किल, ठीक है। तो इसको देखो, ये दिया है, ये हमारा ए बी कॉर्ड था, ठीक। मान लो यहाँ कहीं सेंटर होगा, तो ऐसा रहा होगा, फिर इसी से हमने ये बनाया और इसी से हमने ये बनाया। तो उसका कहने का मतलब क्या है कि मान लो ये पॉइंट है आपका डी, ये पॉइंट है सी, तो ए बी सी डी ये मिला दो तो क्या बन गया? एक ये क्वाड्रिलेटरल बन गया ना, ठीक है। तो उसका कहने का मतलब क्या है कि जो बी है, ए है, सी है और डी है, ये एक सर्किल पे लाई करेंगे। तो इस चीज़ में ज़्यादा वो कोई बहुत कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा ही था कि अगर ये आर्क है ए बी, ठीक है, ए बी आर्क है, तो इससे हमने बोला था कि कोई भी, अभी ए बी आर्क हो गया है, ये आर्क ए बी हुआ और ये जो होता है ये कॉर्ड ए बी हुआ, ठीक है ना। इससे मैं हमने बोला था कि कोई भी ऐसा बनाओगे, ये जो एंगल होगा ये इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो आर्क ए बी है, ये सेंटर पे कोई न कोई एक एंगल बनाएगा, उस एंगल के हाफ होंगे, ठीक है। अभी वो वाला पार्ट यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। हमें ये मालूम है कि ये एंगल इक्वल होंगे। तो ये कंडीशन ही फुलफिल कैसे हो रही है? कंडीशन ही यही है कि अगर कोई आर्क है, उससे जो सेंटर पे एंगल बनता है उसका जस्ट हाफ होता है, सेम उसी आर्क से अगर वो आउटसाइड द आर्क कोई एंगल बनाता है सर्किल के सरकमफेरेंस पे किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो जब कंडीशन ही, उसको कंडीशन ही ऐसे किया गया है कि ये जो पॉइंट है ये सर्किल के सरकमफेरेंस पे होगा तो ही ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल कब होंगे? जब ये पॉइंट जो है आपके सर्किल के सरकमफेरेंस पे पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि वो पॉइंट जो है इस वाले पोर्शन में नहीं आने चाहिए, ठीक है। इसके बाहर जितना भी है आपका जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस लेंथ पे जितने भी पॉइंट आप ले लो, कोई भी ले लो, चलो ये ले लो, इस तरह से ड्रॉ करोगे, देखो ये भी इक्वल हो जाएगा। अगर ये जितना भी है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, ये भी थीटा हुआ, जितनी खींच आप ड्रॉ कर सकते हो उतना, ठीक है। तो आपको ये जो पॉइंट, सेट ऑफ पॉइंट मिलेंगे, ठीक है, वो सारे सर्किल पे होने चाहिए, तभी तो ये इक्वल होंगे, ठीक है। अब इसने कहा क्या है थ्योरम में? इफ ए लाइन, ठीक है, इसने कहा ही यही है कि इफ ए लाइन सेगमेंट, देखो ये है,
इफ लाइन सेगमेंट कहाँ गया, ठीक है। तो इसमें दिया ही है कि कोई लाइन सेगमेंट है ए बी ज्वाइनिंग टू पॉइंट ए बी, ठीक है, सबटेंड इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट सी डी दैट लाई ऑन सेम साइड ऑफ ए बी, देन द 4 पॉइंट लाई ऑन ए सर्किल, ठीक है। तो ये एक एक स्टेटमेंट इसमें जो बोला है उसमें यही गौर करने वाली बात है कि उसने एक्चुअली बोला क्या है। इसको ऐसे देखो, ठीक है। उसने बोला कि अगर हमने कोई लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन दिया ए बी, ठीक है। उसने बोला कि ए बी के सेम साइड में, देखो यहाँ पे ध्यान देना है कि सेम साइड ऑफ ए बी, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे एक पॉइंट बना दो, ठीक है, और फिर अगला वाला इधर ले लो, ये नहीं चलेगा। उसका कंडीशन यही है कि एक ही साइड में अगर आप बनाते हो और ये एंगल इक्वल आते हैं, ठीक है। इस केस में जो सी डी, ठीक है, ये ए बी सी डी ये सारे क्या होंगे, किसी एक सर्किल के पॉइंट होंगे, ठीक है। एक्चुअली इस थ्योरम में उसने वही कहा है। तो ये वाली बात है, यहाँ पे ये समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ फुलफिल कैसे हो रही है ये देखना है। और देखो ये चीज़ ये थ्योरम में देने का इसका मतलब क्या है, ये स्टैंड कैसे करेगा ये भी मैं बताता हूँ। देखो जैसे लाइन होगी आपकी ये भी, उसने सेम साइड क्यों कहा है, क्योंकि अगर आप इस साइड ले आओगे तो जो थ्योरम अभी आपको मैंने बताई थी वो थ्योरम यहाँ स्टैंड ही नहीं करेगी। ये ए बी, ये सी, ये डी और ये ए। तो जो थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी थी उस थ्योरम में हमने क्या देखा था कि अगर ये सेंटर है, ठीक है, तो बोला था कि सेंटर पे इस सेम आर्क कौन सा है, ए बी, ए बी से जो एंगल बनेगा ये एंगल, इस एंगल का अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, ये थीटा बाई टू हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, और ये भी थीटा बाई टू हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में हमने थ्योरम नहीं पढ़ी थी, ठीक, क्यों, क्योंकि जो ये ए बी है, चाहे इसको आर्क बोलो या उससे जो कॉर्ड बना है उसे ले लो, ठीक है। हमने इस थ्योरम में बोला था कि आउटसाइड द आर्क, थ्योरम का मतलब यही था कि इफ एन आर्क सबटेंड ए एंगल at the center that is 2 theta, then the angle subtended by the same arc at the circle outside the arc will be half of the angle, ठीक है। तो आउटसाइड द आर्क मतलब क्या है कि इस आर्क से बाहर की बात की गई थी,
उसमें भी यही बोला गया है कि ये जो पॉइंट्स होने चाहिए वो इस वाले से आपके यहाँ से बाहर होने चाहिए, ठीक है। उसमें बोला ही था इससे बाहर होना चाहिए। तो जो थ्योरम अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो उस थ्योरम में यही चीज़ आपको समझना है। इसीलिए उसने भी वहाँ बोला है कि अभी यहाँ सर्किल भूल जाओ। तो ये लाइन है ये भी, ये लाइन है ये भी। और उसने बोला है कि इसी लाइन के एक साइड में, उसने ये नहीं बोला कि आप किसी भी साइड में जाके बना लो, ये साइड में नहीं। उसने बोला है कि अगर ये एंगल इक्वल होते हैं तो वही सी डी, ए बी सी डी, तो वही ए बी सी एंड डी विल बी कॉन्साइक्लिक, ठीक ना। ये वाला एंगल अगर मान लो कि गलती से इक्वल आ भी गया तो जरूरी नहीं अगर इसे ई ले लें तो ये उस सर्कल का पार्ट होगा, नहीं होगा। तो थ्योरम ये है, ठीक है। तो इसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ वो मैंने बता दिया, क्योंकि अपनी वो पहले वाली थ्योरम जो चाहे थ्योरम नंबर 8 रही हो या 9 रही हो, नंबर से नहीं मतलब है, ठीक है। तो उसी थ्योरम से ही ये ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। ये हमारा लाइन हुआ ए बी, उसी ए बी के एक ही साइड में ये था और उसी के एक ही साइड में ये हुआ। दोनों इक्वल होते हैं कब? when they lie on the circumference of the circle। तो कंडीशन ही वही है, इक्वल होंगे ही तब अगर ये सर्किल के सर्कमफेरेंस पे आते हैं, और अदर किसी कंडीशन में इक्वल होंगे ही नहीं। और इक्वल हो गए तो 100% सर्किल के सर्कमफेरेंस पे आएंगे। बस यही है, उल्टा सीधा जैसे भी करना हो समझ सकते हो। तो कहने मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसा अगर हो गया, ये ए बी सी डी, ये एक सर्किल बना लेंगे, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करना है, इसी में देख लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कोई वो नहीं है। मैं समझा देता हूँ इसमें क्या है कैसे है। एक सिचुएशन समझा देता हूँ, बाकी अगला सिचुएशन समझ में आ जाएगा। तो हमारा ये भी लाइन हो गया, ये भी लाइन हो गया। उसने थ्योरम में बोला है कि अगर ए बी है लाइन, उसके किसी एक ही साइड में एक एंगल बना सी और एक एंगल बना आपका डी, ये एंगल। उसने बोला है कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। ये कंडीशन है, ये दिया हुआ है, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है कि पॉइंट डी लाइज ऑन द सर्किल। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये जान लो कि ए बी सी ये 3 पॉइंट है। इन तीनों पॉइंट से हमने एक थ्योरम ऑलरेडी कर रखा है कि एक सर्किल पास होती है। प्रॉब्लम क्या है, केवल जो फोर्थ पॉइंट है उस पॉइंट को हमें प्रूव करना है कि इससे सर्किल पास होती है कि नहीं होती है, ठीक है। तो
ये हमारा हो गया ए बी सी, मान लो डी और ये डी हो गया। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है कि एक्चुअली जो डी पॉइंट है हमें गिवन क्या है, गिवन है एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये गिवन है, ये ध्यान देना। ठीक है, तो टू प्रूव दैट डी लाइज ऑन द सर्कल, कब, कंडीशन यही है कि अगर ये है तो, ठीक है, ये अगर गिवन है तो ये भी सही होगा। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम दैट डी इज नॉट ऑन द सर्कल, सो ई इज, ठीक है, ई क्या है, व्हेन वी एक्सटेंड D to B line DB meets circle at E, तो हमें दिख रहा है कि सो E lies on the circle। ठीक है, तो अगर E सर्किल पे लाई करता है तो यूजिंग अ थ्योरम, कौन सा थ्योरम था कि अगर बेस इक्वल हो, ए बी एक आर्क ले लो, तो इसी सेम आर्क से एंगल क्या बन रहा है, ए सी, और इसी सेम आर्क से एंगल क्या बन रहा है, ए बी। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, प्रॉपर्टी कौन सी है, बताया ही है आप लोगों को। तो बोल सकते हैं कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी। लेकिन और हमको देखो गिवन क्या है, यहाँ ऑलरेडी गिवन है, बट इट इज गिवन दैट क्या गिवन है कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, और ए सी बी देखो यहाँ पे हमने क्या लिया है, ए बी के इक्वल है, इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू आया है एंगल ए बी, ये आपका गिवन है, और ये क्या है, यूजिंग ए थ्योरम। ठीक है, तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। अब ये बताओ, इस कंडीशन में एंगल ए ई बी, यहाँ पे देखो एंगल जो ए ई बी है, ये है एंगल, ये आपका है एंगल ए ई बी, और ये है एंगल ए बी बी। आपको दिख रहा होगा कि जो आपका एंगल ए ई बी है, इज एक्सटीरियर ऑफ एंगल ए डी बी। ठीक, ये बताओ कोई एक्सटीरियर एंगल, ये देखो जैसे ये अपना हुआ, ये है, ये है, ये है, तो ये अगर ये एक्सटीरियर हुआ,
तो जो एक्सटीरियर एंगल ये एक्स होता है, इसका अल्फा और बीटा दोनों का सम होता है ना, एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ऐसा तो होगा नहीं कि एक्स इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। अगर एक्स इज इक्वल टू अल्फा ये दोनों सेम हो जाएंगे तो उस केस में बीटा जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल कि एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी? नॉट पॉसिबल, because angle AAB is exterior to angle ADB। तो हमने एज्यूम ही, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो हमने आउटकम पे, जिस आउटकम पे हम आए वो गलत है। ये कब हुआ? क्योंकि हमने एजम्पशन थी, एज्यूम ही गलत किया था। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो डी है वो ई पे ही होगा। ठीक है, ये दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं होंगे। ठीक है ना, तो ये ध्यान देना है, तो यही बताना था। इस थ्योरम को यही प्रूव करने वाला होता है, लेकिन यह है कि आप लोगों को ये ध्यान देना है। प्रूव करने का ये कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड है। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड में क्या होता है कि हम कोई रॉन्ग स्टेटमेंट लेके चलते हैं, उसको सही मान के, और बाद में वो एक गलत आउटपुट लेके आता है। तो ये मान लिया जाता है कि हमने जो एजम्पशंस लिए थे, जो एज्यूम किया था वो गलत था, इसीलिए हमारे आउटकम भी गलत ही आए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे डी एक्चुअली यहाँ पे है डी। ठीक है, लेकिन हमने मान लिया कि डी क्या है, आउटसाइड है मान लो। ठीक है, और कंडीशन हमने वही ली कि ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल है, लेकिन माना कि ई जो है वो एक्चुअली में सर्कल पे है। ठीक है, और फिर उसको लेके चले और फिर बाद में गलत साबित हुए, तो इससे साबित हो गया कि डी एक्चुअल ई पे है। यानी कंडीशन क्या है कि एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी इक्वल है, तो ये दोनों पॉइंट सी और डी ये सर्कल पे ही आने वाले हैं। सर्कल से ना बाहर होंगे ना सर्कल से अंदर होंगे। ठीक है ना, स्टार्टिंग कैसे करेंगे कि मान लो 3 पॉइंट से, तो हम बोल ही सकते हैं कि हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। कंफ्यूजन होता है फोर्थ पॉइंट पे, तो जो फोर्थ पॉइंट है उसको ही हम लेके कंसीडर करके चल रहे थे कि वो आउटसाइड है या इनसाइड है। ठीक ना, अब वो इनसाइड वाला भी ऐसे ही होता है। ये देखो, तो यहाँ पे भी ऐसे ही रफली बताना पड़ेगा। ए बी, ये सी, मान लिया हमने कि ए बी सी 3 पॉइंट है जहाँ से एक सर्कल हम ड्रॉ कर ही सकते हैं। मिनिमम ये हो गया। देखो आप कंफ्यूज मत होना, आप चाहते तो स्टार्टिंग में ये जो आपका ई हो गया और ये डी हो गया, आप मान सकते हैं कि जो है ए ए डी बी को भी ले सकते थे और सी में ऐसा ही कंस्ट्रक्शन करके आप दिखा सकते थे। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 3 को हम मान सकते हैं कि 3 थ्योरम ऑलरेडी प्रूव्ड है कि 3 से हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। हमें चौथे पॉइंट को दिखाना है कि चौथा पॉइंट हमारा सर्कल के सर्कमफेरेंस को लाई करता है। ठीक है, तो उसी में हम कॉन्ट्राडिक्टरी जो है क्रिएट करते हैं और फिर उसे लास्ट में ले जाके रॉन्ग कंक्लूजन पर आने की वजह से मान लेते हैं कि जो हमने स्टेटमेंट स्टार्टिंग में लिया था वो स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो देखो हमको अभी भी यहाँ पे यही है कि एंगल एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, हम ऐसा हमने है, ये गिवन है। ठीक है, तो इसमें हमें प्रूव क्या करना है कि जो डी है वो एक्चुअल सर्किल पे ही होगा, लेकिन ये प्रूव कैसे करेंगे? उल्टा मान लेते हैं कि नहीं है। ठीक है, तो अगर डी सर्किल पे नहीं है तो डी या तो बाहर होगा, बाहर वाला हमने एग्जाम्पल कर लिया, या तो अंदर होगा, तो ये अंदर वाला भी कर रहे हैं। अगर ये अंदर है तो बी डी को एक्सटेंड किया, ये तक गया। ठीक, अब बी डी को एक्सटेंड किया, ये तक गया, तो जो थ्योरम, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो बाई ए थ्योरम
एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी। और हमको ये भी हमने अभी भी देखा कि एंगल ए सी बी किसके इक्वल है, एंगल ए डी बी के इक्वल है। तो ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी हुआ। लेकिन देखो जरा, एंगल ए डी बी एक्सटीरियर है किसका, ए बी का, एंड बट एंगल ए डी बी इज एक्सटीरियर टू एंगल ए बी। तो ऐसे इक्वल हो ही नहीं सकते ना। इसका मतलब क्या है कि कंक्लूजन क्या आता है, conclusion is wrong because we have assumed that D doesn't lie on circle। ठीक है, that means if angle ACB is equal to angle ADB, then D will lie on the circle। ठीक ना, बस यही है। अब अगला थ्योरम क्या है, थ्योरम 11 है कि द सम ऑफ टू एक द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो ये भी बता देता हूँ, बहुत सिंपल है प्रूफ करना। तो ये हो गया हमारा ए बी सी, ए डी हो गया, ए सी हो गया। इसने ये पूछा है, बोला है कि किसी भी सर्कल के अंदर अगर आपने क्वाड्रिलेटरल बनाया है, इसका मतलब ये जान लो कि पहले तो यही हो गया कि ए बी सी एंड डी वो क्या है, ऑल पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। ठीक ना। इसमें बोला है कि हमें प्रूव करना है कि एंगल बी ए सी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री and angle CBA plus angle CDA is equal to 180 डिग्री। कहने का मतलब बेसिकली इसने क्या बोला है कि ये दिस एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल, तो अगर ये x है ये y है, हमें प्रूफ क्या करना है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसमें देखो ये ले लो P और ये ले लो Q एंड P प्लस Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है और इसको प्रूव करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। मैं आपको बस वो पुराने थ्योरम से याद करना है। देखो यहाँ पे इसका सेंटर है, ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम थोड़ा डॉट डॉट करके यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक माइनर आर्क ले लो डी बी।
मान लो ये आपका आर्क हो गया डी बी, इसे बोल सकते हैं माइनर आर्क डी बी। अब उससे जो कॉर्ड बन रहा है आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, डी बी ये हो गया। इससे थोड़ा क्लैरिटी अच्छी हो जाती है, इसलिए दिखा देता हूँ। ठीक, अब देखो माइनर आर्क डीबी से जो एंगल सेंटर पे सबटेंड हो रहा है वो ये हो गया। ठीक है, हमें ये नहीं ध्यान देना कि कितना है। ठीक है, उसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है। तो इसको ऐसे समझ लो कि ये माइनर आर्क डीपी और ये एंगल ओ हो गया। ठीक है, तो एंगल इस जो ये सबटेंड सबटेंड एंगल एट सेंटर कितना बना रहा है देखो, इज इक्वल टू एंगल डी ओ बी। ये ध्यान देना इस पे। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे देखो जो थ्योरम है उस थ्योरम के हिसाब से क्या हो गया कि जो डीओबी होगा, डीओबी जो कुल कितना हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल डी सी बी। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि डी बी आर्क हुआ माइनर, उससे सेंटर पे एंगल जो बनेगा वो जस्ट डबल होगा सेम उसी आर्क से सरकमफेरेंस पे बने हुए एंगल का। ठीक है, ये थ्योरम कई बार बता चुके हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको हाईलाइट करके भी दिखाई देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना। देखो ये हमारा आर्क है, ठीक, इससे सेंटर पे ये एंगल बना। ठीक, और ये क्या होगा जस्ट डबल होगा किसका, इस एंगल का, या कोई भी ऐसा एंगल होता, इस एंगल का, इस एंगल का, इस एंगल का। ठीक है ना, तो वही हम यूज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2y, क्यों? क्योंकि ये y है, हमने y लेट किया है। ठीक है, तो आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y। तो ये एंगल हो गया आपका, ये एंगल हो गया आपका 2y। ठीक ना, एक सेकंड। तो ये एंगल 2y हो गया। अब देखो अभी हमने वहां पे जो आर्क लिया था डीबी माइनर वाला लिया था, अब देखो क्या करना है, मेजर वाला लेना है हमें। मेजर आर्क डीबी कौन सा है, ये हुआ। तो मेजर आर्क डीबी, अब जरा बताओ आप लोग कि मेजर आर्क डीबी जो होगा वो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा। यहाँ से इसे ड्रॉ करोगे, यहाँ से इसे ड्रॉ करोगे तो ये एंगल बनाएगा, है कि नहीं? और उसी मेजर आर्क डीबी से आउटसाइड ऑफ डीबी, मेजर आर्क डीबी सरकमफेरेंस पे एंगल कौन सा बन रहा है, एक्स बन रहा है। तो क्या अगर ये एक्स है तो ये 2x नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। ठीक है, मैंने ये पहले ही भी बताया था कि अगर ये सर्किल है, ये सेंटर है, तो अगर ये मेजर वाले से माइनर वाले से लेके एक एंगल बना रहे हो, ये थीटा है तो ये 2 थीटा हो रहा है। ठीक है, तो इसका उल्टा भी तो होगा।
कि आपने ये जो इसके अलावा जो बच रहा है, ये मेजर आर्क से जो एंगल बनेगा तो वो इसके इक्वल नहीं हो जाएगा। तो ये अगर 2 थीटा है तो ये भी तो थीटा हो जाएगा। हमने वहाँ यहाँ पे वही यूज किया है, ठीक है ना। तो ये 2x हो गया। अब देखो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। अभी एक पॉइंट है, उस पे इतना वाला हिस्सा 2y है और ये 2x है, ठीक है। हमको मालूम है मेजर आर्क डीपी से एंगल क्या होगा, एंगल बोल सकते हैं डी ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 2x, ठीक है ना। अब ये देखो, एक रिजल्ट ये हुआ, एक रिजल्ट ये हुआ। अब देखो माइनर आर्क बी डी एंगल subtended by minor arc BD at center plus angle subtended by major arc BD at center कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ये कितना है 2x प्लस 2y ये इक्वल टू 360। तो 2 कॉमन करोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 360। दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 अपॉन टू 180। तो साबित हो गया ना कि इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 हो गया। सिमिलरली लिख सकते हो कि जो अदर हाफ है वो भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा ये एंगल ए प्लस एंगल सी हो गया 180। ऐसे ही अदर वाला पार्ट भी हम कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, एक आइडिया दे देता हूँ मैं। तो देखो हमने ये ए बी सी डी, ठीक है, इन दोनों का सम इक्वल कर दिया, प्रूव कर दिया। ये हमारा हो गया सेंटर, ठीक है। इस केस में क्या करना है कि यहाँ इसको मिलाओ, हमें भी प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल का सम हो जाएगा आपका 180। तो इसको प्रूव करने के लिए एक्चुअली यहाँ से यहाँ मिलाना पड़ेगा इसे, ठीक ना। और फिर हम और को लेंगे कौन सा, AC आर्क लेंगे और यहाँ सेंटर मान लो हुआ
ए सी आर्क पे इस पे एंगल बनाएंगे, ये एंगल का और ये एंगल, तो ये आपका अगर पी है ये पूरा, ये 2p हो जाएगा। और फिर ए वाला इधर से इस आर्क को लेंगे, तो ये एंगल अगर ये क्यू है देखो इससे इससे, तो ये हो जाएगा 2q। अब एक पॉइंट पे हो गया तुम्हारा 2q प्लस 2q हो जाएगा 360, देन p प्लस q हो जाएगा 180। देखो कंस्ट्रक्शन जो होता है वो तो करना पड़ेगा ही, ठीक है। इसने भी बस एक साइड ही किया है। देखो पहले इसको लिया है, इसको लिया, तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो देखो दिखेगा ये। तो अगर ये इसको इसने इसके इक्वल मान लो ये p था, तो ये 2p लिया इसने, और ये अगर q है तो ये 2q लिया, ठीक है। बस आर्क चेंज हो जा रहा है। इस केस में आर्क ये हुआ बड़ा वाला मेजर वाला, और इस केस में क्या हो रहा है, इस माइनर आर्क ले रहा है, ठीक है ना। फिर एक पॉइंट पे सारे एंगल का सम होता है 360, 2p प्लस 2q 360 हुआ, तो p प्लस q 180 हो गया, ठीक है। बाकी जो अदर पार्ट के लिए अगर प्रूव करना है, अदर पार्ट के लिए तो ऐसे बनेगा, तो ये एंगल अगर अदर पार्ट के लिए लेना तो देखो यहाँ से इस पे ड्रॉ करो, यहाँ से इस पे ड्रॉ करो। तो पहले ये वाला आर्क लोगे और एंगल कौन सा बनेगा, ये, और उससे सरकमफेरेंस का कौन सा एंगल बन रहा है, ये। तो ये अगर 2x है तो ये x हो जाएगा। अब फिर इधर से देखो, अब इस साइड से आर्क लोगे तो एंगल तो वही है, बस एंगल अभी चेंज हो जाएगा ये वाला। तो ये अगर y है तो ये 2y हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2x प्लस 2y 360, देन x प्लस y इक्वल टू 180। तो यानी सब प्रूफ हो गया कि किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इसको रिवर्स में भी बोल सकते हो कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है या कोई फोर कॉन है, ठीक है, जिसके 4 साइड्स हैं, और उसके अपोजिट एंगल को ऐड करते हुए 180 डिग्री होता है। दोनों का कंपल्सरी है, जान लो। इसका इसका इसके साथ 180 होना चाहिए, इसका इसके साथ 180 होना चाहिए। तो जान लो कि जो चारों पॉइंट होंगे जो उस क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म कर रहे हैं वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। साइक्लिक मतलब क्या है, उसके चारों पॉइंट एक सर्किल पे लाई करेंगे, ठीक है ना।